फिर से आपके इस नए सेशन में, आज के इस नए सेशन में आपका इस प्लेटफॉर्म पे फिर से स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि सीआई और एसआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और एसआई का या सिंपल इंटरेस्ट का जो हमारे पास सीरीज़ चल रहा था, उस सीरीज़ में हमारे पास जो पीछे वाला टॉपिक्स था, जो 45 नंबर तक का सवाल है, उसको कंप्लीट कर लेने के बाद अब एक नया टॉपिक या कहें तो नया एक्सरसाइज ही स्टार्ट हुआ है, जिसका नाम रखा गया अप्लाई योर कॉन्सेप्ट, और उसमें सवालों का सिलसिला दिया गया है। तो उस सवालों के सिलसिले को हम लोग बनाएंगे नियम के अनुसार। जैसे हम लोग जानते हैं कि सवालों को पहले पढ़ा जाएगा, फिर समझा जाएगा, फिर समझाया जाएगा। तो यही रूल लेके हम लोग आगे भी, पीछे भी किए हुए, आगे भी बढ़ेंगे और अभी भी करेंगे। तो सबसे पहले सवालों को पढ़ते हैं। 1 नंबर सवाल स्टार्ट होता है। टाइम टेकन बाय सम टू डबल इटसेल्फ एट 4% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहली बात एसआई की बात हो रही है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास कोई भी सम है, वो क्या होता है कि कितने ईयर्स में या कहें तो टाइम उसमें लगेगा जो वो 4% की रेट से दुगना हो जाए। तो कहने का मतलब कोई भी चीज़ या कोई भी सम दुगना होकर के जो भी कुछ बनेगा उसका एक स्पेशल नाम जो कि अमाउंट कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट के तौर पे दिया गया है 2p, लेकिन उससे भी पहले अगर हम लोग लिख लें कि लेट द p बराबर पी आर, जो कि हमारे पास 4% दिया है, जो कि टाइम हमसे मांगा जा रहा है, अमाउंट अकॉर्डिंग टू सवाल 2p हो जाना चाहिए। यही हमारा सवाल कह रहा है कि अमाउंट जो है वो 2p हो जाना चाहिए। तो एसआई की बात हो रही है और एसआई में अमाउंट के लिए कोई फॉर्मूला खास नहीं है जो एक फॉर्मूला में अमाउंट भी आ जाए। उसके लिए सबसे पहले हम लोग को अमाउंट बराबर एसआई प्लस पी जो एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला पे हम लोग को एसआई फाइंड करना है, तब एसआई का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो अमाउंट हमारे पास 2p है, जबकि इसमें से -p हो जाएगा और एसआई जो आएगा वो निकल के वो ओनली p आता है निकल के। मतलब जितना प्रिंसिपल था उतना ही हमारा एसआई बन जाता है, मतलब उतना ही इंटरेस्ट बन जाता है। अब सवालों को फॉर्मुलेट, मतलब जो फॉर्मूला था हमारे पास, उस फॉर्मूला पे रखने का समय आ चुका है। तो ये R/T 100। एसआई का फॉर्मूला एसआई जो कि P है, P जो कि कुल P है, R जो कि 4% है, T जो हमको नहीं मालूम है, और नीचे में 100 जो मालूम है। अकॉर्डिंग टू नियम P से P यहाँ ख़त्म हो जाता है और यहाँ बच जाता है कि ये यहाँ पे 1 बचेगा। हालांकि 0 बच्चे लोग लिख देते, लेकिन 0 नहीं लिखना है। 0 इसलिए नहीं क्योंकि P को अगर P से काटा जाए तो कभी भी 0 नहीं आता है, 1 आएगा। जैसे कि 2 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो 0 थोड़े आता है, 1 आता है। वही P भी एक नंबर है। 3 को 3 से, 300 को 300 से, 3000 को 3000 से जब भी डिवाइड किया जाए तो 1 आएगा। ये यहाँ पे कभी भी हमारा 0 नहीं आएगा, और यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है ना कि घट रहा है, क्योंकि इधर इसको मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और इधर जाके ये डिवीज़न करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास अगर देखा जाए तो 1 बचता है, जो कि 4t/100। 4 से ये ख़त्म 25 और p का वैल्यू यहाँ पे, t का वैल्यू, क्योंकि t यहाँ और 25 इससे इंटू होकर t बराबर 25 ईयर्स ही बन जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला सवाल है उसका जो हमारा टाइम पीरियड निकालना था, जिसमें 4% की रेट से 2 गुना हो जा रहा था हमारा पूरा सम, या कहें तो अमाउंट 2 गुना बन जा रहा था। उस तौर तरीके को देखते, उस तौर तरीके को समझते हुए हमारे पास जो टाइम पीरियड आता है वो 25 ईयर्स आता है। हम लोग सेकेंड सवालों की ओर बढ़ते हैं। टाइम टू स्टार्ट विथ सेकेंड क्वेश्चन, मतलब सेकेंड क्वेश्चन से हम लोग अपने सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। दिया गया कि द एक्स्ट्रा मनी, अच्छा अब फिल इन द ब्लैंक आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक, तो उसको पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आसानी से करते हैं। द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय बोरोवर फॉर यूजिंग अनदर पर्सन मनी इज कॉल्ड। कहने का मतलब ये सेंटेंस का ये है कि आपके पास जो उधार लेने वाला आदमी है
वो उधार लिया और उसके बदले में कुछ ज़्यादा अमाउंट उनको पेड करता है, और वो जो ज़्यादा या एक्स्ट्रा मनी जो पेड किया जा रहा है वो क्या है? यही एक्स्ट्रा मनी तो एक चैप्टर बना देता है, यही एक्स्ट्रा मनी तो एक चैप्टर बना देता है जो हमारे पास इंटरेस्ट है, जिसको हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। सवाल कह ही रहा था कि एक्स्ट्रा मनी जो हम लोग पेड करते हैं किसी से भी उधार ले करके, और जो उधार लिया उसके द्वारा पेड किया जाता है, तो वो इंटरेस्ट कहलाता है। अब वो इंटरेस्ट का तरीका कुछ भी हो सकता है, वो SI हो, CI हो सकता है। तो ये इंटरेस्ट का लगा एज जनरल बात। उसके बाद तीसरे नंबर का सवाल में ये कहा जा रहा है कि डैश इज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल फॉर द एंटायर लोन पीरियड। डैश इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल फॉर द एंटायर लोन पीरियड। का सवाल बहुत आसान है कि क्या चीज़ हम लोग पूरे साल, कहने का मतलब इंटायर पीरियड कहने वाले 1 साल या फिर 2 साल या फिर आगे हम लोग 5 साल या आगे देखा जाए तो n साल, जो आप सोच सकते हैं नेचुरल नंबर के तहत 1 2 3 4 और उसके आगे जो है गेट ऑन द डांस फ्लोर। तो गेट ऑन द डांस फ्लोर अब क्या बोलता नहीं मालूम, लेकिन यहाँ ये समझना है कि ये पीरियड इस पीरियड के लिए हमारा एक ही प्रिंसिपल यूज होता हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ SI में होता है, वो सिर्फ और सिर्फ SI में होता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट या कहीं तो CI में तो ऐसा है नहीं। प्रिंसिपल पे प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल जो है हर साल जो होता है वो बदलता ही चला जाता है। जैसा कि हम पिछले वाले भी वीडियो या पहला वीडियो में जो बताए थे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा सा, इसमें होता क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट में, ये अगर मान लेते हैं R यहाँ से चलता है, टाइम मान लेते हैं 1 ईयर के लिए है, टाइम अगर 1 ईयर के लिए है और कुछ प्रिंसिपल यहाँ पे P है, इस सारे को हटाते हैं, इस कोई प्रिंसिपल P है, तो अब जो हमारे पास बनेगा SI या अमाउंट के तौर पे जो बनेगा, और अब जो बन रहा है हमारे लिए अमाउंट के तौर पे तो बनेगा, जो लंबा सा फॉर्मूला होता है वो बन जाएगा। उसके बाद अगर दूसरे पीरियड में आते हैं, सेकेंड ईयर में जैसे इंटर किए, तो अब जो ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल हमारा काम का नहीं रहा। अब यहाँ जो बना और इसके साथ यहाँ का जो प्रिंसिपल जुटा, वो फिर जा करके आगे के सफ़र को चलाते जाएगा, अब वो चलाते जाएगा। यहाँ पे जो बनेगा उसमें P जुट करके एक नया सिलसिला को चालू करेगा। मतलब P 1 साल के लिए कांस्टेंट, अब दूसरे साल के लिए अलग, फिर तीसरे साल के लिए ये अलग काम करने लग जाएगा। और ये चीज़ बहुत ब्रीफली आपको फर्स्ट वीडियो में बताया गया कि हाउ वी या कैसे हमारे पास CI का जो फॉर्मूला है वो कैसे P × 1 + R पे जो पावर T है माइनस CI, कैसे हम लोग के लिए CI का फॉर्मूला बनता है, तो वो बताया गया उसमें। तो वहाँ भी आप सेकेंड नंबर का सवाल जो है, थर्ड नंबर का सवाल है उसमें SI आता है, क्योंकि SI जो है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और बाकी बात जितना भी ईयर है उसके लिए सेम P या कहे तो जो प्रिंसिपल दिया गया उसके लिए यूज होता है। अब फोर्थ नंबर का सवाल में ये कहा जा रहा है, तो उसको भी देखें तो वो भी फिल इन द ब्लैंक है। इन कैलकुलेटिंग द सेम टाइम फॉर चार्जिंग द इंटरेस्ट, the day on which the money is borrowed and the day in which money is repaid are such। जिस तारीख को पैसा लगाया गया, कहे तो जिस तारीख को उधारी चालू हुआ और जिस तारीख को पैसा चुका दिया गया, कहे तो पेड और बोरोड डे, या कहे तो जिस दिन उधारी दिया गया, इन दोनों को भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग SI और CI को जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें टाइम पीरियड में इन दोनों को भी अच्छे से जोड़ा जाता है। करने का मतलब जो शुरुआती दिन जिस दिन पैसा दिया गया और लास्ट दिन जिस दिन पैसा लिया गया, उस दोनों को भी
ये जो मशीन है CI और SI उसमें जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक में जो ब्लैंक है उसमें आएगा इंक्लूडेड, या कहे तो इंक्लूड मतलब कि पहला दिन और लास्ट दिन उसको भी जोड़ा जाता है। ये बात याद रखना है। कभी कभी डेज पे जो टाइम का पीरियड अगर डेज दे दिया जाता है तो उस डेज के पीरियड में आप इसको भी जोड़ना है, और जिस दिन ख़त्म होता है उस दिन भी जोड़ना है, और यही बहुत ज़रूरी है इसको जोड़ना, तब जाके हमारे पास राइट इंटरेस्ट बन के आता है। तो 4th नंबर यहाँ से होता है कंप्लीट। 5th नंबर में भी फिल इन द ब्लैंक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा सॉल्विंग टाइप प्रॉब्लम, तो उसको हम लोग ये बहुत समझना बहुत ज़रूरी था ये वाला। इसमें जो नया P बन जा रहा है हर एक दूसरे साल में, अगर हमारे पास ईयरली दिया गया हो, हर एक साल में P बदल जा रहा है, यही तो नया CI को जन्म दे रहा है। इसी वजह से एक CI का जो अलग कॉन्सेप्ट बन के आया है, इसी वजह से, ताकि हम लोग P हर साल चेंज हो जा रहा है। तो दिस इज अ माइनर डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, मेजर डिफरेंस। बल्कि अब आगे हमारे पास है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ऑफ 100। प्रिंसिपल बहुत आसान, ये तो एकदम आसान। प्रिंसिपल दिया हुआ है 100, जो कि हमारे पास 2 ईयर्स के लिए 5% पे दिया गया, जो कि टाइम पीरियड 2 ईयर्स के लिए। उसके बाद रेट जो है वो 5% पे दिया गया, और SI हमसे मांगा जा रहा है। SI जो मांगा जा रहा है तो इसको तो ज़्यादा नहीं देखते हुए सीधा 10 रुपया आ जाएगा। 10 रुपया यहाँ पे SI आता है। 5 नंबर का SI जो है 10 रुपीज़ आता है। अब उसके बाद हम लोग जो 6 नंबर का क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं, और उसी नंबर को जानेंगे, उसी सवालों को जानेंगे। 6 तो अब हमारे पास सवाल है 6 नंबर का। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 4/9 टाइम्स द प्रिंसिपल and the rate of interest per annum is numerically equal to the number of years and the rate of interest per annum। तो ये भी सवाल इसी तरीके से हम लोग पीछे भी बना चुके हैं। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो आपके पास SI है वो 4/9 टाइम्स हो जा रहा है, जो कि पहले हमारे पास प्रिंसिपल था। तो प्रिंसिपल को हम लोग P मानते हैं, तो मतलब जो SI है वो हमारा हो जा रहा है कितना, 4/9 P। अब फिर ये कह रहा है कि जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द नंबर ऑफ ईयर्स। अच्छा, नंबर ऑफ ईयर, अगली बार नंबर ऑफ मंथ था, लेकिन इस बार नंबर ऑफ ईयर है, वो इक्वल हो जा रहा है रेट पर एनम। ये चीज़ ही तो सवालों को बहुत सिंपल बना देगा। तो वैसे भी SI जो मशीन है, उस मशीन के लिए हमको जो टाइम पीरियड चाहिए था वो ईयर में चाहिए था, और जो रेट है वो पर एनम तो चाहिए ही। कहने का मतलब अगर हम लोग N को या कहे तो नंबर ऑफ ईयर्स को T मान लेते हैं और रेट को तो R मानेंगे ही, तो यहाँ से हमारे पास T इक्वल टू R हो जाएगा, जो कि सवालों में ऐसा कह रहा है। P हम लोग के पास ये है, SI ये है, सारा चीज़ दिया हुआ है। तो SI का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T/100। SI का वैल्यू 4/9 P, और P तो P R की जगह, अच्छा रेट मांग रहा है या टाइम मांग रहा है? अच्छा रेट मांग रहा है। जब रेट मांग रहा है तो टाइम को हटा देंगे। टाइम को कैसे हटाएंगे? इस का यूज़ करके टाइम के जगह पे R लिख दिया जाएगा, और आगे 100 तो है ही। जैसा कि सवाल P से P को ख़त्म करने के बाद सवाल का जो सफ़र है 4/9 इंटू R²/100 तक पहुंच जाएगा। और अगर गौर से अगर देखा जाए तो अगर 4/9 हमारे पास R/10 के स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है, और लिखने के बाद अगर फिर से आगे देखा जाए
तो हम लोग इधर भी रूट ले लेते हैं और इधर भी रूट ले लेने के बाद हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पे ऐसा है, अगर ऐसा है तो हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 5। कहने का मतलब जो स्क्वायर पे अगर रूट हो तो ये रूट अपने साथ स्क्वायर को लेकर के सेम नंबर दे देता है, अपने साथ ले जा कर के सेम नंबर दे देता है। तो कहने का मतलब अगर इस पर रूट दिया जाए तो 2/3 बन जाएगा, क्योंकि रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू हो जाता है 2 और रूट ऑफ 9 इक्वल टू हो जाता है 3। लेकिन इसके आगे एक चीज़ और आता है, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ सीखना है कि रूट के अंदर का जो सामान है वो 2 बन जाता है, रूट के अंदर का जो 9 है वो 3 बन जाता है। और यहाँ से 4 और 9 जो है ये बनेगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो r/10 ये हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर भी रूट लग जा रहा था और ये रूट 2 को अपने साथ जो कि स्क्वायर के रूप में है उसको ले जा कर के ख़त्म कर जा रहा था। अब उसके बाद का जो कहानी है, कहानी ये कह रहा है कि आपको r को सॉल्व करना है, तो 2/3 × 10 बराबर r, क्योंकि r इसको डिवाइड कर रहा है क्या होगा इनटू, और उसके बाद r का वैल्यू यहाँ पे 20/3 और आगे देख के ये करके दिखाओ, ये आ जाएगा। और हमारे पास अच्छा सवाल का जो 6 नंबर था वो ही लिखना भूल गए। 6 नंबर का ये था सवाल। 6 नंबर के सवाल के बाद अब 7वें नंबर, क्योंकि बोर्ड को साफ करके 7वें नंबर की ओर पढ़ना है, तो 7वें नंबर की ओर प्रोसीड। और अब हम लोग 7वें की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास 7वां नंबर का सवाल है, उस सवाल को फिर से पढ़ेंगे और फिर समझाते हुए सवालों को बनाएंगे। A certain sum become 3 times itself in 6 years. At simple interest, in how many years will it become 9 times itself? कहा ये जा रहा है कि कोई अमाउंट है वो 3 गुने हो जा रहा है, या कहें तो 3 टाइम्स हो जा रहा है, जो कि एजुअल हमारे पास p था। उसके लिए टाइम पीरियड लगाया गया है 6 ईयर। तो फिर अगले सवालों का जो पोर्शन उसमें ये पूछा जा रहा है कि कब वही अमाउंट जो है 9 टाइम्स हो जाएगा। तो सबसे पहले जो 9 टाइम्स वाला पोर्शन था उसको हटा करके जो पहला था 6 ईयर में, हमारा जो टाइम्स 6 ईयर में 3 टाइम्स हो जा रहा था सम, उसको पहले समझते हैं। तो अगर कोई सम 3 टाइम्स बन जा रहा है तो इसका मतलब वो अमाउंट है जो कि 3 टाइम्स बन जा रहा है। फिर से p को p मान लिया जा रहा है और p का 3 गुने 3p कहलाता है। अब उसके बाद इसके लिए टाइम दिया गया है जो कि हमारे पास 6 ईयर, टाइम जो है 6 ईयर % नॉट। तो उसके बाद हमारा सवालों का जो SI की बात हो रही थी, और SI की बात के लिए हमारे पास अमाउंट जो होता है वो हमारे पास SI + P होता है, और अमाउंट 3P - P बराबर SI, और SI का वैल्यू यहाँ से 2P आ जाएगा। SI का जो वैल्यू हमारे पास वो 2P आ जा रहा है, आप जैसा देख रहे हैं। 2P आने के बाद जो हमारे पास SI का जो ये दिया गया SI बराबर हो जाता है हमारे पास, SI बराबर हमारे पास बन जाता है P × R × T/100। SI जो कि 2P पहले से PR जो कि हमको नहीं दिया गया है, R को ऐसे ही रखना है, और T जो हमारे पास वो 6/100 है। इस P से इसको ख़त्म करते हैं, इस 2 से इस 3 को एक बार में ख़त्म किया जाता है, और यहाँ से 1 इक्वल टू जाएगा 3R/100। और हमको जैसा कि मालूम है कि रेट ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि बाद में हमको रेट का काम आने वाला है। और रेट का तो काम आएगा ही, लेकिन उससे अच्छा ये हमारे पास 1/3 इक्वल टू
हमारा यहाँ से बाय 3 इक्वल टू आर आ जा रहा है, ये कर देंगे। लेकिन आगे हमको कुल मिला के रेट का काम भी आएगा, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण काम जो कि 3, ये 3 के रूप में इसको लिख देना और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। कहने का मतलब अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। ये एक तरीका है, ये एक तरीका है इसको लिखने का। अब सवालों के दूसरे पोर्शन में ये कहा जा रहा था कि आपके पास अमाउंट जो है वो 9p हो जाना चाहिए, जो कि 9 टाइम्स कह रहा था। r जो पहले था वही r बाद में होगा, तो r के लिए तो कोई टेंशन है नहीं। ऐसे टाइम पीरियड हमसे पूछा जा रहा था और जो p है वही p हमारे पास रहेगा दूसरे पोर्शन में। ये तो यहाँ से फिर से जो अमाउंट है वो 9p है, और अमाउंट से अगर एक p को घटा दिया जाए तो SI बन जाएगा। जैसा कि यहाँ पे ये इसी चीज़ का यूज़ करके कि हम लोग 9p था, और जैसे यहाँ 3p से 1p घटने के बाद SI आ जाता है, उसी तरह से यहाँ पे इसका SI आ जाएगा जो कि 8p होता है, 8p होता है। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो सवालों 8p इक्वल टू p इंटू r जो कि हमारे पास नहीं है लेकिन है, t हमारे पास निकालना है और 100 हमारे पास ये हो जाएगा। और यहाँ से अगर 8p से इस p को यहाँ p से ख़त्म किया जाएगा, और यहाँ पे 8 इक्वल टू r इंटू t जो है वो हमको निकालना है, जबकि यहाँ नीचे 100 हो जा रहा है। r का वैल्यू अगर देखा जाए तो यहाँ पे r का वैल्यू 100/3 है, जिसको हम लोग रख सकते हैं। तो 100 इंटू 3 इंटू t, और नीचे में ये 100, ये तो ये बन जाएगा ऑब्वियसली। और इसके बाद यहाँ से ये 100 ख़त्म होता है। इस 3 जो है इस पूरे ऊपर वाले को डिवाइड कर रहा है, इधर आके इंटू होगा, और t का वैल्यू 8 इंटू 3 इक्वल टू 24 ईयर्स। 20, अच्छा ईयर्स हमको लिखने में बन नहीं रहा है, अच्छा अब लिख देते हैं ईयर्स। 24 ईयर्स जो है वो 9 गुना होने में, या कहें तो 9 टाइम्स होने में टाइम पीरियड लगेगा, जो कि 7th का ये रहा हमारे पास सवाल। और ये इसका जवाब 24 ईयर्स। क्या सवालों का जब 7 नंबर के बाद जो 8वीं नंबर है हमारे पास, उसकी ओर बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास 8वीं नंबर का जो सवाल है उसको बना लेने के बाद, या उसको अब बनाया जाएगा, तो 8वीं नंबर का सवाल जो हमारे पास वो हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको बनाते हैं। कहा यह जा रहा है कि मिस्टर राजेश परचेज ए प्लॉट फॉर p, कोई जो प्लॉट है उसको p रुपीज़ में बनाया जा रहा है, एंड सोल्ड इट फॉर p, अच्छा उसको फिर बेचा जा रहा है 4p पर। आफ्टर 2 years find the rate of interest annually to his sum p under compound interest। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि जो गेन बना था अगर उसी को SI के तौर पे देखा जाए तो कितना हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो बताया जा रहा है, वो हमको बताना है। तो जो बाद में बन जाता है रुपीज़, जो कि यहाँ पे 4p बना है, और जो बाद में वो बन गया, तो जो बाद में बन जाता है उसको अमाउंट से दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे 4p था और p का वैल्यू तो p था ही। और उसके बाद हमारे पास ये कहा रहा था कि 2 इयर्स के लिए टाइम पीरियड भी हमारे पास 2 ईयर के लिए दिया हुआ था, और बाकी ईयर हमको लिखना चाहिए ईयर। और उसके बाद हमारे पास कहा जा रहा है कि आप बताइए कि कितना टाइम पीरियड इस टाइम पीरियड तो हमारे पास है ही, कितना रेट हमारे पास उसमें लगा जो ये सारा कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। तो अगर देखा जाए SI के तौर पे
या CI के तौर पे, तो CI के तौर पे एक फॉर्मूला होता है कि अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 और उस पे पावर n। तो अमाउंट हमारे पास 4P है, ये P है, ये हमारे पास R जो कि R ही निकालना है, टाइम 2 तो है ही, इस P से इसको ख़त्म कर सकते हैं। याद रखना है ये P पे स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर इतना तक में ही, इसलिए इस P को इससे ख़त्म कर लेने के बाद बचेगा 4 इक्वल टू 1 प्लस R/100 उस पे पावर 2। आगे देखा जाए तो यहाँ पे पावर 2 इधर जाके रूट का काम, या इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि दोनों तरफ रूट ले लेने पे हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2, क्योंकि 4 का रूट 2 होता है और ये जो रूट है इस 2 को अपने साथ ले जा करके अकेलापन में 1 प्लस R/100 को छोड़ देगा। और आगे देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास, इस 1 इधर जुट रहा है, इधर घट जाएगा जो कि 1 का रूट लेगा और यहाँ पे R/100 आ जाएगा। और अगर देखा जाए तो अब ये R को 100 डिवाइड कर रहा है, आगे जाके 1 इंटू 100 इक्वल टू R, और R का वैल्यू 100%, सारा 100% हमारा यहाँ पे रेट बन जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। 100% हमारे पास यहाँ बन जा रहा है। इसके बाद 8 नंबर के सवाल के बाद 9 नंबर के सवाल की ओर बढ़ा जाएगा, और इसी तरीके से सवालों को बनाने का जो सिलसिला है वो लगातार चलते रहेगा।